Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nareen and I am back with a new set of short answer and questions of electromagnetic induction और ये रिमेनिंग सेट है आपका. कल हमने इन द प्रीवियस लेक्चर हमने 15.1 से 15.10 यानी 10 शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया था. आज हम उससे आगे इसको कंप्लीट करेंगे अपने शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चंस को. तो सबसे पहले आ जाते हैं 15.11 यानी आपका जो 11th क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज इन योर बुक्स में. व्हेन एन इलेक्ट्रिक मोटर सच एज एन इलेक्ट्रिक ड्रिल इज बीइंग यूज्ड डज इट आल्सो एक्ट एज अ जनरेटर? इफ सो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस? अच्छा, अब क्या है वो आपसे यही रहे कि जो आपकी इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन होती है जिससे आप दीवार में सुराख वगैरह कर सकते हैं, वो भी तो आपकी एक इलेक्ट्रिक मोटर है. मोटर सिर्फ वो तो नहीं है ना जो आपको ज़मीन से जो है वो पानी ड्रॉ करके दे सकती है. मोटर तो हर वो मशीन जो कोई ना कोई काम कर रही है वो आपकी एक इलेक्ट्रिक मोटर के तौर पे वर्क करती है. तो उन्होंने आपसे ये पूछा है कि डज इट आल्सो एक्ट एज अ जनरेटर? तो क्या वो इलेक्ट्रिक ड्रिल जो कि एक बेसिकली एक मोटर है तो क्या वो जनरेटर के तौर पे काम कर सकती है? और अगर कर सकती है तो उसके क्या नताइज होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे? सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग इट्स आर्मेचर इज रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड. और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रिक मोटर रन कर रही होती है तो उसकी रनिंग की वजह से उसका आर्मेचर रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में. और जब उसका आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है सो देयर विल बी अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क एक्ट्स ऑन द आर्मेचर एंड एट द सेम टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग. क्योंकि जब भी कोई चीज़, कोई कॉयल जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है तो उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है. ठीक है. सो जो मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग थ्रू द आर्मेचर विच प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ. और जब भी कहीं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आता है तो उसकी वजह से ईएमएफ और करंट जो है वो इंड्यूस होती है आपके सर्किट के अंदर. सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द रोटेशन, और वो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो अपोज करती है द रोटेशन ऑफ द आर्मेचर. दिस मीन्स दैट द मोटर आल्सो एक्ट्स एज अ जनरेटर व्हेन इट इज रनिंग. इसका मतलब है कि आप मोटर को जब वो रन कर रही हो तो आप उसे जनरेटर के तौर पे भी क्यों यूज़ कर सकते हैं? जनरेटर का काम है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है? वो जो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट वो जो जनरेट कर रही है ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है. मोटर का कॉयल जब रोटेट करता है विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, विद इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके रोटेट करने की वजह से, उसके टॉर्क की वजह से वो जो टर्निंग इफेक्ट है आपकी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आता है. एंड ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स द ईएमएफ एंड हेंस द करंट विल बी इंड्यूस इन द सर्किट. और वो जो करंट इंड्यूस होती है ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट वो बेसिकली आपकी इंड्यूस करंट है ना, जो कि जनरेटर भी क्या करता है, आपको करंट जनरेट करके देता है. तो बेसिकली वो जो स्मॉल अमाउंट में ही सही लेकिन वो इंड्यूस करंट तो जनरेट कर रहा है ना, दैट्स वाई वो जनरेटर के तौर पर भी वर्क कर सकता है. सो आपकी जो मोटर है दिस कैन आल्सो एक्ट एज अ जनरेटर बिकॉज इट जनरेट्स द इंड्यूस करंट ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ. ठीक है. तो ये इसका रीज़न है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15.12 यानी 12th क्वेश्चन पे. ये जो 12th क्वेश्चन है आपका उसमें आपको वो क्या कह रहे हैं कि कैन अ डीसी मोटर बी टर्न्ड इनटू अ डीसी जनरेटर? क्या डीसी मोटर डीसी जनरेटर में कन्वर्ट हो सकती है? अभी आपने जो ऊपर इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के बारे में पढ़ा है वो तो आपको पता है ना, वो एसी मेन से चलती है, यानी एसी सप्लाई उसमें आप यूज़ करते हैं, आप उसको अपने हाउस होल्ड जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके साथ उसको रन कराते हैं, तो वो एसी मेन से लगती है. लेकिन अब वो पूछ रहे हैं कि वो तो एसी सप्लाई से था, क्या डीसी मोटर भी डीसी जनरेटर के तौर पे वर्क कर सकती है? उसके लिए आपको कौन कौन सी चेंजेस जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं उसको करने के लिए. तो आ डीसी मोटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डीसी जनरेटर. तो जिस तरह से आप एसी मोटर के बारे में पढ़ा है वो जो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, इसी तरह आप डीसी मोटर को भी डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करा सकते हैं. फॉर दिस द आर्मेचर कॉयल ऑफ द मोटर इज टू बी कपल्ड विद सम रोटेटिंग बॉडी. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वो जो उसका आर्मेचर कॉयल होता है, रेक्टेंगुलर कॉयल होता है, उस मोटर को उसको कपल करना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा किसी रोटेटिंग बॉडी जो ऑलरेडी रोटेट कर रही हो उसके साथ. वो जो रोटेशनल इफेक्ट होगा फिर उसका जो रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी होगी उसकी वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस ईएमएफ एंड हेंस द इंड्यूस करंट जो है वो जनरेट होगी आपके सर्किट में. और फिर वो आपका डीसी मोटर भी उसी तरह से डीसी जनरेटर के तौर पर वर्क कर सकता है जैसे आपका एसी मोटर, वो जो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन थी वो एसी जनरेटर के तौर पर वर्क कर रही थी. ठीक है. तो ये इसका भी वही आंसर है. डीसी मोटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी जनरेटर. फॉर दिस द आर्मेचर कॉइल ऑफ द मोटर इज टू बी कपल्ड विद सम rotating body. The rotational motion of the body is transferred to the armature of the coil of the motor.
ड्यू टू इट्स रोटेशन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस एंड सो एन EMF विल बी इंड्यूस्ड एट द आउटपुट। और EMF इंड्यूस होगी और इंड्यूस EMF की वजह से इंड्यूस करंट भी जनरेट होगी आउटपुट पे, और उस इंड्यूस करंट को ही आप एज अ जनरेटर के तौर पर, क्योंकि जनरेटर क्या कर रहा है, आपको जहाँ पे भी करंट जनरेट हो रही है चाहे वो इंड्यूस करंट ही क्यों ना हो, वो आपका जनरेटर के तौर पे वर्क कर सकता है। सो द मोटर देयरफॉर बिकम्स अ जनरेटर, क्योंकि अब वो आपको इंड्यूस करंट जो है वो जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, उसी तरह से जैसे आपका AC मोटर जो है वो AC जनरेटर के तौर पे वर्क कर रहा था, ये उसी तरह से वर्क कर रहा है। DC मोटर भी DC जनरेटर के तौर पे वर्क कर सकता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 15.13 जो 13th क्वेश्चन है आपका, इज इट पॉसिबल टू चेंज बोथ द एरिया ऑफ द लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप एंड स्टिल नॉट हैव एन इंड्यूस्ड EMF इन द लूप? क्या ये पॉसिबल है कि आप चेंज का एरिया को भी चेंज कर रहे हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज कर रही है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आ रहा है, लेकिन फिर भी कोई EMF इंड्यूस नहीं हो रहा। हाँ जी, ये सिचुएशन भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि अगर आप पैरेलल मूव कराएंगे, यानी वो जो इंड्यूस EMF का फार्मूला आपका मोशनल EMF का था E = VBL sin थीटा, उसमें अगर आपका थीटा जो है वो 0 है, यानी आप उसको पैरेलल मूव कराते हैं कॉयल को, या जो आपका रेक्टेंगुलर लूप है अगर आप उसको पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड वो जो आप मूव कराएंगे, तो फिर उस सिचुएशन में आपकी इंड्यूस EMF क्योंकि साइन 0 0 होगा और उस वक्त आपकी इंड्यूस EMF एंड हेंस द इंड्यूस करंट विल बी 0। सो यस, इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज केप्ट पैरेलल, अगर आप प्लेन ऑफ द लूप को पैरेलल रखेंगे टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सो नो EMF रिमेन्स, और कोई EMF नहीं रहेगी, विल बी इंड्यूस्ड इन द लूप, और कोई EMF इंड्यूस नहीं होगी लूप में, आइदर बाय चेंजिंग इट्स एरिया और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तब आप चाहे एरिया भी चेंज करा लें चाहे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करा लें, फिर भी कोई EMF इंड्यूस नहीं होगी। ठीक है, और वो क्यों नहीं होगी वो मैंने आपको ये हमने कल भी लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब आप थीटा 0 कर देंगे, जब उसको पैरेलल मूव कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, तो फिर उस सिचुएशन में कोई भी EMF इंड्यूस, मोशनल EMF के फॉर्मूले से हमने देखा था कि कोई EMF इंड्यूस, और जब EMF इंड्यूस नहीं होगी तो कोई करंट भी इंड्यूस नहीं होगी उस सर्किट में। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 15.14। ठीक है, 14th क्वेश्चन आपका वो क्या है कि कैन एन इलेक्ट्रिक मोटर बी यूज टू डिराइव एन इलेक्ट्रिक जनरेटर with the output from the generator being used to operate the motor। अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक से आउटपुट ले रहे हैं और दूसरे को इनपुट दे के तो आप उससे वर्क करा लें, कि आप मोटर को जनरेटर बनाना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि मोटर का जो आउटपुट है, क्योंकि मोटर का काम है कि वो आपको वर्क परफॉर्म करके देता है बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, तो आप वो जो वर्क वो परफॉर्म करके दे रहा है आप उसे जनरेटर में अगर कहें कि आप यूज़ करके तो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये कंजर्व रहनी चाहिए। इस तरह से एनर्जी कंजर्व नहीं रह रही। ठीक है, कि आप एक का आउटपुट लें और दूसरे को इनपुट दें और ये सारा सिस्टम अपना रन कर लें। सो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इफ इट इज़ पॉसिबल इट विल बी अ सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फिर तो वो एक सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा, उसे किसी भी इनपुट की जरूरत नहीं होगी। सो विदाउट गेटिंग एनी एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, और उसे किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं होगी, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका सिस्टम बगैर किसी एक्सटर्नल सोर्स के रन करे, एंड दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और फिर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाए आपके क्वेश्चन नंबर 15.15, आपका 15th क्वेश्चन। A suspended magnet is oscillating freely in a horizontal plane. The oscillations are strongly damped. ठीक है, आपकी ऑसिलेशन स्ट्रांगली डैम्प हो रही है। व्हेन अ मेटल प्लेट इज प्लेस्ड अंडर द मैग्नेट, एक्सप्लेन व्हाई दिस अकर। क्यों वो डैम्प हो जाती हैं? अगर आप उस मेटल प्लेट उसके अंदर रखें तो वो फिर थोड़ी देर बाद वो डैम्पिंग आ जाती है। डैम्पिंग किसे कहते हैं? जिसमें एम्पलीट्यूड उसका रिड्यूस हो जाता है, यानी स्लो डाउन हो जाती है। तो वो क्यों होता है? सो ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ द मैग्नेट, द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द मेटालिक प्लेट चेंजेस। जब आपका मैग्नेट ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, और उसकी वजह से आपको पता है क्या होता है, व्हेन देयर विल बी अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आइदर बाय मूविंग अ मैग्नेट और बाय मूविंग अ कॉइल, चाहे वो कॉइल के मूव करने से या रोटेट करने से हो रहा हो, चाहे वो मैग्नेट के मूव करने या रोटेट करने से हो रहा हो, किसी भी वजह से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से दिस प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्लेट एंड हेंस द इंड्यूस्ड करंट। तो फिर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो है वो सर्किट में जनरेट होंगी। ठीक है, so the induced current produces its own magnetic field which always opposes the motion of the bar magnet। और हमेशा आपको पता है उस इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो है वो हमेशा मोशन ऑफ द बार मैग्नेट, यानी जिस डायरेक्शन में आप उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लेके आएंगे अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी ईएमएफ और करंट जो है वो
इंड्यूस होगी। थस ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द बार मैग्नेट इज देयरफॉर बी डैम्प्ड। और आपको पता है कि जब कोई चीज़ अपोज कर रही है, यानी बार मैग्नेट आगे की तरफ आप मूव करा रहे हैं और इंड्यूस ईएमएफ और करंट पीछे की तरफ इंड्यूस हो रही है, तो वो उसकी मोशन को रिड्यूस कर देंगी ना, उसको स्लो डाउन कर देंगी। दैट्स वाई वो जो ऑसिलेशन जो है उसकी वो डैम्प हो जाएंगी ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, जो कि उसकी मोशन को अपोज कर रही। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15.16, 16th क्वेश्चन है आपका। 4 unmarked wires emerge from a transformer. What steps would you take to determine the turns ratio? Turns ratio कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशियो होता है, ठीक है, NS/NP कह लें या NP/NS कह लें, ठीक है, जो भी नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशियो होता है उसको आप टर्न्स रेशियो कहते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एन ओहोमीटर फर्स्ट सेपरेट द वायर्स इनटू 2 पेयर्स ऑफ द फॉर्मिंग द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। यानी वो जो आपकी 4 तारें हैं उनमें से आप 2-2 का पेयर बना लेंगे। 2 वायर्स को जो है वो एज अ प्राइमरी के तौर पे आप यूज़ करेंगे ऑफ द ट्रांसफार्मर, वो जो बाकी की जो 2 वायर्स हैं उनको आप एज अ सेकेंडरी के तौर पे यूज़ करेंगे ऑफ द ट्रांसफार्मर। देन विद 1 पेयर कनेक्ट द स्मॉल AC वोल्टेज जिसकी नॉन वैल्यू होगी, ठीक है, यानी जिसकी वोल्टेज की वैल्यू आपको पता होगी। सो वो आपका प्राइमरी के तौर पे एक्ट करेगा, जिसकी AC वोल्टेज जो है वो नॉन वैल्यू का होगा। सो आप एक पेयर को, पहले पेयर को क्या करेंगे कि आप उसको कनेक्ट करेंगे स्मॉल अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज से, जिसकी वैल्यू आपको के लिए नॉन होगी, यानी आपको पता होगा ये कितने वोल्ट का है, और वो उसका प्राइमरी वोल्टेज होगी। और फिर विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर की मदद से आप क्या करेंगे, जो दूसरी आपकी पेयर ऑफ अदर पेयर है, जो अदर 2 वायर्स हैं, उनकी आप वोल्ट मीटर की मदद से आउटपुट वोल्टेज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि VS होगी। सो प्राइमरी की वोल्टेज जो कि नॉन वोल्टेज होगी वो आपकी VP होगी, और जो वोल्टेज आप विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर अदर पेयर की आप कैलकुलेट करेंगे वो VS होगी, जो कि सेकेंडरी की वोल्टेज होगी। सो जो टर्न्स रेशियो है आपके पास, यानी रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी टू द number of turns of secondary, that should be equal to the ratio of primary voltage to the secondary voltage of a transformer। और ये आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितने नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी के उतनी ही उसकी वोल्टेज भी होगी इन द प्राइमरी कॉइल, और जितने नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी के उसी के लिहाज से उसकी जो वोल्टेज है सेकेंडरी कॉइल की वो भी आप कैलकुलेट करते हैं। सो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द नंबर ऑफ टर्न्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर रिस्पेक्टिव वोल्टेजेस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। तो इस तरह से आपने उन वायर्स को जो है वो यूज़ करना है। नो वी कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 15.17, जो आपका 17th क्वेश्चन है। उसमें क्या लिखा है, ए पार्ट है उसका, कैन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज इज द पावर लेवल। क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो इंक्रीज पावर लेवल को इंक्रीज करता है। और बी, इन अ ट्रांसफार्मर देयर इज नॉट ट्रांसफर ऑफ द चार्ज फ्रॉम प्राइमरी टू द सेकेंडरी, हाउ इज देन द पावर ट्रांसफर। तो पावर कैसे ट्रांसफर होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है नो, कि कैन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द पावर लेवल। नो, पावर लेवल नहीं इंक्रीज करता। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है टू स्टेप अप द वोल्टेज, यानी वोल्टेज इंक्रीज कर सकता है। वो आपका सेकेंडरी की वोल्टेज, जो आउटपुट वोल्टेज है वो ग्रेटर होती है, यानी सेकेंडरी की वोल्टेज ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी वोल्टेज, उसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी पावर लेवल इंक्रीज कर दे। क्यों? क्योंकि पावर जो है वो आपका प्रोडक्ट होता है वोल्टेज इंटू करंट का। अब वोल्टेज अगर इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है करंट जो है वो डिक्रीज करती है, क्योंकि वोल्टेज और करंट का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। इट मीन्स कि अगर सेकेंडरी की वोल्टेज, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना, तो अगर उसकी सेकेंडरी की वोल्टेज ज़्यादा है, इट मीन्स सेकेंडरी की करंट जो है दैट शुड बी लो एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी वोल्टेज। तो उसकी जो करंट है वो लो होगी। तो वोल्टेज हाई है, करंट लो है, इट मीन्स उसकी पावर जो है दैट शुड बी कांस्टेंट। तो जो उसकी पावर है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि देयरफॉर इट मीन्स दैट द वोल्टेज इज हायर देन द करंट विल बी लो एंड हेंस द पावर विल रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व। इसलिए पावर में कोई इंक्रीज नहीं आ सकता। सो ये है कि नो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैन ओनली इंक्रीज द वोल्टेज लेवल ऑब्टेन्ड एट इट्स सेकेंडरी, इट कैन नॉट इंक्रीज द पावर लेवल इन द लाइट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये मैंने आपको रीजन भी बता दी, क्योंकि वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो करंट डिक्रीज हो रही है। इसलिए जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे वोल्टेज और करंट का, तो पावर शुड बी कांस्टेंट। अब जिसका बी पार्ट है कि इन अ ट्रांसफार्मर देयर इज नॉट ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, हाउ इज देन द पावर ट्रांसफर। तो पावर कैसे ट्रांसफर होता है। अब पावर ट्रांसफर आपकी किस तरह से होती है, चार्ज तो ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो पावर किस तरह से ट्रांसफर होगी।
एनर्जी और द पावर फ्रॉम द प्राइमरी कॉइल इज ट्रांसफर टू द सेकेंडरी कॉइल थ्रू द मैग्नेटिक फ्लक्स। वो आपस में वायर्स के जरिए से कनेक्टेड नहीं है, उसका जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है वो अपने मैग्नेटिक फ्लक्स से कनेक्टेड है, विच इज ऑल्सो लिंकेज टू द सेकेंडरी कॉइल। तो ये वो तरीका है जिससे उसकी पावर जो है वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम प्राइमरी टू द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो दोनों में यानी प्राइमरी से सेकेंडरी तक ट्रांसफर होगा, तो वो जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके जरिए से वो आपस में मैग्नेटिक फ्लक्स के जरिए से वो आपस में लिंक्ड होगा प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, और इस तरह से पावर ट्रांसफर होगी। तो ये इसका आंसर था। अब आ जाए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो लास्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है इस चैप्टर का 15.18। व्हेन द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू द एसी मेंस द करंट इन इट, करंट क्या होगी, पहले ए पार्ट देखें। ए इज वेरी स्मॉल इफ द सेकेंडरी सर्किट इज ओपन। करंट अगर सेकेंडरी सर्किट ओपन होगा तो करंट स्मॉल होगी, ठीक है, बट इंक्रीजेज, लेकिन कब इंक्रीज करेगी, ये जो बी पार्ट है आपका, व्हेन द सेकेंडरी सर्किट इज क्लोज। जब सेकेंडरी सर्किट क्लोज होगा तो करंट जो है वो इंक्रीज करेगी। अब इन फैक्ट्स को आपने एक्सप्लेन करना। तो पहला पार्ट क्या है, इफ द सेकेंडरी सर्किट इज ओपन द आउटपुट पावर, वो आउटपुट पावर आपको पता है ना वो सेकेंडरी की वो क्या होती है, VSIS विल बी जीरो, क्योंकि अगर आप उसको ओपन सर्किट कर देंगे, आपको पता है ओपन सर्किट से तो कोई करंट फ्लो नहीं करती, ठीक है, तो ओपन सर्किट में जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो आउटपुट पावर तो जीरो ही होगी ना, क्योंकि पावर जो है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सो इफ द करंट इज जीरो देन द पावर आउटपुट शुड ऑल्सो बी जीरो, तो उस वक्त उसकी पावर जो है वो जीरो होगी। सिंस आउटपुट पावर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज स्लाइटली स्मॉलर देन द इनपुट, और चूंकि आपको पता है कि आउटपुट पावर तो आउटपुट हमेशा इनपुट से कम होता है, और चूंकि अगर आउटपुट इनपुट से कम है तो इनपुट पावर के लिए सो अ वेरी स्मॉल करंट इज ड्रॉन बाय द ट्रांसफार्मर फ्रॉम द एसी मेंस। इसका मतलब है कि इनपुट पे जो करंट आप ड्रॉ कर रहे हैं, जो इनपुट की करंट है, दैट इज द इनपुट करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज वेरी स्मॉल। क्योंकि इनपुट करंट स्मॉल होगी तो आउटपुट पे करंट जो है वो जीरो होगी, क्योंकि आपको पता है कि आउटपुट हमेशा इनपुट से कम होता है। तो इनपुट पे अगर स्मॉल करंट ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब है कि जब आउटपुट पे सर्किट ओपन होगा तो उस आउटपुट पावर शुड बी जीरो, ठीक है, क्योंकि ओपन सर्किट के लिए आउटपुट पावर जीरो होगी, और अगर आउटपुट पावर जीरो है तो वो किसकी वजह से जीरो, क्योंकि उसमें करंट जो है वो जीरो है, और अगर आउटपुट की करंट जीरो है तो इसका मतलब है इनपुट पे जो करंट है दैट शुड बी वेरी स्मॉल। तो ये इसका रीजन है। अब जो बी पार्ट है कि वो इंक्रीज करेगी व्हेन द सेकेंडरी सर्किट इज क्लोज्ड, तो करंट कब इंक्रीज करेगी, जब सेकेंडरी सर्किट को क्लोज किया है, तो व्हेन द सेकेंडरी सर्किट इज क्लोज द आउटपुट पावर इंक्रीज करेगी, क्योंकि उसकी करंट इंक्रीज कर रही है तो आउटपुट पावर इसलिए उसकी इंक्रीज कर रही है। टू प्रोड्यूस दिस पावर ट्रांसफार्मर विल ड्रॉ लार्ज करंट फ्रॉम द एसी मेंस टू इंक्रीज द प्राइमरी पावर। तो सेकेंडरी की पावर अगर इंक्रीज करेगी तो वो किसकी वजह से करेगी, क्योंकि प्राइमरी की पावर जो है वो इंक्रीज, क्योंकि आउटपुट पावर जो है अगर वो हमेशा भी मैंने आपको बताया कि आउटपुट हमेशा इनपुट से कम होता है, तो अगर आउटपुट पे पावर इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है कि इनपुट पावर उससे ज़्यादा ही इंक्रीज करेगी, ठीक है। सो व्हेन द सेकेंडरी सर्किट इज क्लोज द आउटपुट पावर इंक्रीज करेगी। टू प्रोड्यूस दिस पावर ट्रांसफार्मर विल ड्रॉ लार्ज करंट फ्रॉम द एसी मेंस टू इंक्रीज द प्राइमरी पावर। क्योंकि सेकेंडरी पावर इंक्रीज कैसे होगी, क्योंकि सेकेंडरी की करंट एकदम से जब आपने सर्किट को क्लोज किया तो सेकेंडरी पे करंट इंक्रीज करेगी। जब सेकेंडरी की करंट इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है कि वो जो करंट प्राइमरी की है जिसकी वजह से प्राइमरी पावर आप डिटरमाइन कर रहे हैं वो भी दैट शुड ऑल्सो इंक्रीज, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज की होगी तो ही आपकी सेकेंडरी की पावर इंक्रीज की है। तो अगर सेकेंडरी की पावर में इंक्रीज आ रहा है इसका मतलब है प्राइमरी की पावर में उससे ज़्यादा इंक्रीज आ रहा है, बिकॉज इनपुट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द आउटपुट, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट्स हमने इसके अंडरस्टैंड कर लिया। आई होप आपने सारे पॉइंट्स जो हैं ये इसमें अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। यू कैन सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। इफ यू रियली लाइक माय लेक्चर देन प्रेस द लाइक आइकन आल्सो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।